नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज से हम छत्तीसगढ़ भूगोल पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ भूगोल पढ़ाने से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। हम भूगोल पढ़ते क्यों हैं? आखिर हमें राज्य की भूगोल पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? देखिए दोस्तों, कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, वहां लोग रहते हैं, वहां एक जनसंख्या होती है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की भी एक जनसंख्या है। अब इन जनसंख्याओं को क्या चाहिए? इन जनसंख्याओं को दोस्तों, इनके हाथों में रोजगार चाहिए, इनको संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपने जीवन यापन करने के लिए दोस्तों एक मकान चाहिए इन पॉपुलेशन को, इन जनसंख्याओं को। तो इसके लिए दोस्तों हमको भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भूगोल के अध्ययन के आधार पर ही हम अपने रोजगार को बिल्ड कर सकते हैं। हमको पता तो होना चाहिए ना कि किस क्षेत्र में क्या संसाधन मिलता है, ताकि उस क्षेत्र में उस संसाधन के ही उद्योग डेवलप किए जा सके। मान लो किसी क्षेत्र में कोयला मिलता है, तो उस क्षेत्र में कोयला से संबंधित उद्योग की अपार संभावनाएं होंगी। तो उस क्षेत्र में हम कोयला आधारित उद्योग ही स्थापित करेंगे। ठीक है। कुछ क्षेत्र में दोस्तों कुछ पर्यटन है, कुछ पहाड़ है, और वहां पर कुछ दोस्तों जलप्रपात हैं, तो उसको हम पर्यटन के रूप में भी विकसित कर सकते हैं, जो राज्य के आय का एक स्रोत भी बन जाएगा। ठीक ना? ठीक। तो दोस्तों, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चूंकि हमें जो भी संसाधन मिलते हैं वो हमारे पृथ्वी से मिलते हैं, तो पृथ्वी को दोस्तों हमको स्थलाकृति पता होना चाहिए, उसका भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो हम पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से खनिज मिल सकते हैं। तो हमें नॉलेज होना चाहिए। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं भूगोल को बहुत ही विस्तार से, लॉजिकल तरीके से और कंसेप्चुअल तरीके से भी बिल्ड करने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों, बहुत मजा आएगा। इसी कड़ी में दोस्तों मैं दो पार्ट में बांटकर हम दो पार्ट में बांटकर भूगोल को पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के भूगोल को। पहला दोस्तों हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक होगा। सामान्य परिचय पे चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय पे चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय के बाद दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ है, इसका क्या क्या घटनाक्रम रहा है इसके पीछे, उन तमाम घटनाक्रम को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्य निर्माण संबंधी लिखिए, राज्य निर्माण संबंधी घटनाक्रम को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। घटनाक्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरा दोस्तों, जब हमारा राज्य बन के तैयार होता है, तो राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। राज्यों को संभाग में बांटा जाता है, संभाग को जिलों में बांटा जाता है, और जिला को दोस्तों ब्लॉक में बांटा जाता है, विकासखंड में बांटा जाता है, तहसील में बांटा जाता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर चर्चा करेंगे। विकेंद्रीकरण पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी संसाधन अवेलेबल होंगे, चाहे मैं जल संसाधन की बात करूं, चाहे मैं खनिज संसाधन की बात करूं, चाहे मैं वन संसाधन की बात करूं, चाहे मैं आपके ऊर्जा संसाधन की बात करूं, ये दोस्तों प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर ही रेगुलेट किए जाते हैं। वो एक प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, ताकि समाज के सभी वर्ग को दोस्तों उन संसाधनों के लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए एक प्रशासनिक तंत्र होता है, राज्य का एक तंत्र होता है उसमें, ताकि उन संसाधनों का सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ठीक, राइट।
तो 3 पार्ट में इधर पढ़ेंगे सामान्य परिचय, राज्य निर्माण संबंधी घटनाक्रम को, उसके बाद प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को चर्चा करेंगे। इसी में दोस्तों पूरा जिला वगैरह सब चीज, संभाग वगैरह सबका आपका परिचय हो जाएगा। जब जिला, संभाग, ब्लॉक, ये सब का आपका परिचय हो जाएगा ना, ये सब चीजों को आप समझ लेंगे, तब जाकर दोस्तों हम ओरिजिनल भूगोल पे आएंगे। ओरिजिनल भूगोल के तहत दोस्तों हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, हमारे राज्य की स्थिति एवं विस्तार क्या है। स्थिति एवं विस्तार क्या है। विस्तार, हमारे राज्य की दोस्तों स्थिति क्या है, किस स्थिति में है, और इसका विस्तार क्या है, विस्तार क्या है, अर्थात लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अभी आप किसी भी जिला में रहते हो, आप छत्तीसगढ़ का लोकेशन नहीं बता सकते कि किस जिले में है, लेकिन दोस्तों हम जब पढ़ेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध, पूरे पृथ्वी में हमारे छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है। हमारा जो पृथ्वी दोस्तों वो गोल है, तो गोल है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी का पोजीशन क्या है, ठीक है, कहाँ लाई करता है, तो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। मान लो दोस्तों हम इंग्लैंड में रहते हैं और कोई हमारे छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार पूछा तो हम कैसे बताएंगे। हमको नॉलेज होना चाहिए अक्षांशीय रेखा का, हमें नॉलेज होना चाहिए देशांतरीय रेखा का, अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए, तब जाके हम छत्तीसगढ़ के लोकेशन को बता सकते हैं। तो इससे दोस्तों दिशा संबंधी ज्ञान भी बढ़ेगा हमारा, कि हम ईस्ट में रहते हैं कि वेस्ट में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं कि साउथ में रहते हैं। तो इससे दिशा संबंधी ज्ञान भी आपका बिल्ड होगा स्थिति एवं विस्तार से। फिर दोस्तों स्थिति एवं विस्तार पढ़ने के बाद हम हमारे राज्य की भौगोलिक सीमा को पढ़ेंगे। भौगोलिक सीमा के बारे में चर्चा करेंगे जी। भौगोलिक सीमा के बारे में, भौगोलिक सीमा रेखा के तहत दोस्तों हमारे राज्य को, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य भू आवेष्टित राज्य है कि नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। यदि भू आवेष्टित राज्य है तो कौन कौन से राज्य के साथ सीमा शेयर करता है, बॉर्डर साझा करता है, इस पे चर्चा करेंगे, है ना दोस्तों। कितने राज्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। कितने हमारे भू अवस्थित जिला हैं, कितने जिले हैं, उन सभी बातों पे हम दोस्तों भौगोलिक सीमा के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। जब ये चर्चा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पे चर्चा करेंगे। क्या, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। किसी भी राज्य या किसी भी देश के दोस्तों हमको भूगर्भिक संरचना का पता होना आवश्यक है। इसी के आधार पर दोस्तों हमें मिट्टी की क्वालिटी का पता चलता है, इसी के आधार पर दोस्तों हमें चट्टान का पता चलता है। जब चट्टान का पता चलता है तो हम गेस कर सकते हैं कि इस चट्टान में अमुक खनिज मिल सकता है। हमें खनिज का एक मोटे तौर पर आइडिया हो जाता है कि इस क्षेत्र में अमुक प्रकार के खनिज मिलता होगा, मिनरल्स मिलता होगा। चट्टानों का अध्ययन करना होता है, तो इसके तहत दोस्तों हम चट्टानों को समझेंगे, ठीक ना, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम मिट्टियों के बारे में समझेंगे। मिट्टी को बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन लिख देता हूं, अभी मिट्टी को हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन समझा देता हूं कि टॉपिक हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टियों के संबंध में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की मिट्टियां के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मिट्टी है। दोस्तों प्रत्येक मिट्टी की अपनी एक विशेषता होती है, मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर ही खेती की जाती है, फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब फसलों को बढ़ावा दिया जाता है तो रोजगार के नए नए अवसर निकल के आते हैं, ठीक है ना, रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन में कैसे वृद्धि किया जा सकता है, हम मिट्टी की क्वालिटी के आधार पर पता कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने राज्य की मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए, हमें मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन से मिट्टी पाए जाते हैं और उस क्षेत्र में किस प्रकार की फसल बोए जाना की अपार संभावनाएं हैं, किस प्रकार की खेती की जानी चाहिए उस क्षेत्र में, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो। जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो रोजगार का उत्पादन होगा, ठीक। मिट्टियों के बारे में पढ़ने के बाद दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, छत्तीसगढ़ की
प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्राकृतिक विभाजन के तहत हम स्थलाकृति को समझेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की स्थलाकृति क्या क्या है, किस क्षेत्र में कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक ना। ये सभी चीजों को दोस्तों, स्ट्रक्चर को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। पर्वत, पठार, पाट प्रदेश, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पता चलेगा कि किस क्षेत्र में पर्यटन को विकसित किया जा सकता है, किस क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक ना। ये दोस्तों स्थलाकृति से पता चलता है किस क्षेत्र में क्या स्थलाकृति है, उस क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, ताकि उसे और आपदा को अवसर में बदल सकें। तो उस क्षेत्र से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लो किसी क्षेत्र में दोस्तों अच्छे पर्यटन के सोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसे पर्यटन के रूप में विकसित कर दें, तो दोस्तों आय का स्रोत बढ़ जाएगा राज्य का, ठीक ना। तो प्राकृतिक विभाजन को समझेंगे। जब प्राकृतिक विभाजन को पढ़ लेंगे दोस्तों, तो हम अपवाह तंत्र, राज्य की अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र पर, अपवाह तंत्र पे हम चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र, प्रत्येक नदी की अपनी एक विशेषताएं होती है दोस्तों। इन नदियों से ही मिलकर अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तो दोस्तों नदी एक जल संसाधन के रूप में देखा जाता है। नदी हमारे जल संसाधन है, क्योंकि नदियों से ही दोस्तों हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, कृषि का विकास होता है। कृषि का विकास नदियों के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के अंदर। जब नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो इन नदियों में जलप्रपात विकसित हुए हैं। कुछ नदी ऐसे हैं दोस्तों जिनमें जलप्रपात विकसित हुए हैं, तो उन जलप्रपातों को भी हम पढ़ेंगे। क्या? जलप्रपात को, जलप्रपात को भी चर्चा कर लेंगे। जलप्रपात पर भी हम चर्चा कर लेंगे। जब जलप्रपात की बात हो रही है दोस्तों, तो इन नदियों में, अब नदियों का धीरे धीरे दोस्तों, इन नदियों में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है। नदियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मतलब बुनियादी अवसंरचना का विकास। जैसे सिंचाई का विस्तार करना है, तो नदियों में दोस्तों बांध का निर्माण करना होगा, नदियों में एनीकट का निर्माण करना होगा, नदियों में दोस्तों कुछ परियोजनाओं का निर्माण करना होगा। तो दोस्तों हम 7वां टॉपिक के रूप में क्या, बांध के बारे में पढ़ेंगे, बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनीकट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनीकट क्या होता है जी, एनीकट के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर दोस्तों हम 8वां टॉपिक के रूप में क्या देख सकते हैं, 8वां टॉपिक के रूप में मेरे प्यारे बच्चों, हम अब इन सभी चीज पे, बांध, परियोजना और एनीकट, चूंकि दोस्तों ये सिंचाई के सोर्स होते हैं, बांध होते हैं, एनीकट होते हैं, ये सिंचाई के साधन होते हैं, और ये हमारे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बुनियादी अवसंरचना है। मान लो दोस्तों कभी कभी नदी सूखा पड़ गया, नदी में जल कहां से आता है, इन नदियों में पानी कहां से आते हैं, तो दोस्तों और हमको खेती भी करना है, तो इसके लिए दोस्तों हमारे राज्य के जलवायु को भी समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम राज्य की जलवायु को भी पढ़ेंगे कि राज्य की जलवायु, हमारे राज्य में जलवायु की स्थिति क्या है, जलवायु पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक। जब हम जलवायु को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जलवायु से ही हमारे यहाँ दोस्तों सिंचाई के व्यवस्था, सिंचाई के साधन निकल के आ जाते हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जो खेती होती है वो जलवायु पर आधारित होती है, ठीक ना, मौसमी खेती की जाती है। तो दोस्तों हम जलवायु को पढ़ने के साथ साथ, जलवायु पढ़ने के बाद हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था को पढ़ेंगे, इरिगेशन सिस्टम को। तो सिंचाई व्यवस्था को पढ़ेंगे, हम सिंचाई व्यवस्था को पढ़ेंगे, सिंचाई व्यवस्था दोस्तों किसके लिए, तो कृषि के लिए। तो हम कृषि को भी पढ़ेंगे, हम, ठीक। कृषि पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब कृषि में आपका मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब कृषि में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के वन संसाधन को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के दोस्तों
वन संसाधन को पढ़ेंगे, वन संसाधन को पढ़ेंगे। वन संसाधन कितने परसेंट पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? वन संसाधन में दोस्तों क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या और विकसित किया जा सकता है? जैसे अभ्यारण्य विकसित किया जा सकता है, तो अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे हम। ये सब वन संसाधन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम वन संसाधन भी हमारे छत्तीसगढ़ के संसाधन है, तो यहां से भी इनकम जनरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ खनिज संसाधन भी है, कुछ खनिज निकाले जाते हैं, तो उन खनिजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ेंगे जी। छत्तीसगढ़ में खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या खनिज पाए जाते हैं। जब खनिज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो खनिज से संबंधित उद्योग डेवलप किए जाते हैं। मान लो किसी क्षेत्र में आयरन ज्यादा मिल रहा है, लौह अयस्क का उत्पादन ज्यादा होता है, तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में लोहे से संबंधित उद्योग लगा दिए जाएंगे। मतलब उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र में लोहे से संबंधित उद्योग लगाना ज्यादातर क्या होगा, संभावना होगा। ठीक, तो दोस्तों हम 13वें टॉपिक के रूप में दोस्तों उद्योग को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग का विकास कैसे हुआ है, तो उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग के बारे में जब पढ़ लेंगे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में उद्योग है, जैसे उद्योग के अंतर्गत बहुत चीज आ जाती है, अलग अलग आधार पे उद्योग। उसके बाद दोस्तों उद्योग को पढ़ेंगे ही, तो हमारे राज्य में इस उद्योग के अंतर्गत दोस्तों कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत, तो एनर्जी रिसोर्सेस को भी पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। किसको? एनर्जी रिसोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, जब ये पढ़ लेंगे दोस्तों, तो उद्योग को कुछ भी चीज उत्पादन करते हैं इन इंडस्ट्री में, तो एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना आवश्यक होता है, तो हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है। यहां पर मीडियम का अर्थ होता है दोस्तों परिवहन, तो परिवहन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक ना, तो 14 का नंबर दोस्तों परिवहन को पढ़ेंगे। परिवहन, अब परिवहन में क्या क्या परिवहन हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन हो सकता है, वायु परिवहन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था क्या है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। फिर ऊर्जा संसाधन क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ लोग रहते हैं, तो लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे, उनके सेक्स रेशियो के बारे में, शिशु के लिंगानुपात के बारे में, डेमोग्राफिक पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा करके हमारा छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी कंप्लीट होगा। जब इन सभी चीज को आप पढ़ लेंगे, तो आपका डिसीजन मेकिंग इतना शार्प हो जाएगा, आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, आप रोजगार को समझ सकते हैं। ठीक ना, आप किसी देश की, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक विशेष स्थिति होती है, अलग अलग दशाएं होती हैं, तो उन दशाओं को भी आप समझ सकते हैं, और किस क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग विकसित किए जा सकते हैं, किस क्षेत्र में कैसे रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, इन सभी बातों पर दोस्तों अच्छा खासा अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी कड़ी में हम छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों राज्य निर्माण संबंधित घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे। ऐसे करते करते दोस्तों हम पूरे भूगोल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना, तो चलिए छोटा सा परिचय लेते हैं हम। ये हमारा सामान्य परिचय है। ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। अभी वर्तमान में दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी हमारा छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक, लेकिन पहले दोस्तों ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पहले हम समझ लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था। कब? तो आप इसको सब जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था जी? गठन हुआ था। ठीक, अब दोस्तों इस छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, इसका कुछ राजधानी होगी। भाई प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजधानी होती है जहां से शासन संचालित किए जाते हैं, तो हमारे राज्य की भी कोई राजधानी होगा हमारे राज्य का। तो हमारे राज्य का राजधानी दोस्तों नवा रायपुर अटल नगर है। राजधानी क्या है हमारे राज्य की? राजधानी क्या है जी हमारे राज्य की? तो नवा रायपुर।
नवा रायपुर अटल नगर है जी, अटल नगर है, अटल नगर है। ठीक, इस छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर है। ठीक है दोस्तों, अब यह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों, यहां तक हमारा, तो ये छत्तीसगढ़ का अपना एक क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके कुल क्षेत्रफल, भाई तभी तो हम दावा कर सकते हैं ना कि यह भूमि हमारा क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। मान लो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है, तो हमें अपना क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए कि हमारे राज्य का विस्तार इतने क्षेत्रफल तक है, मतलब इतने क्षेत्रफल तक हम मालिकाना हक रखते हैं। ठीक, वैसे हमारा दोस्तों जो भारत है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों का विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं होता है। ठीक ना, तो दोस्तों हमारे राज्य का भी एक क्षेत्रफल होता है, तो जिस प्रकार हमारे देश का एक क्षेत्रफल है उसी प्रकार दोस्तों राज्य का भी एक क्षेत्रफल होता है। तो राज्य का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये 2D डायमेंशन में लिखा जाता है इसे। जब भी एरिया बताना हो दोस्तों तो वर्ग किलोमीटर के आधार पर बताया जाता है। क्या, वर्ग किलोमीटर के आधार पर बताया जाता है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। मतलब यहां से दोस्तों यहां तक हम क्षेत्रफल निकालें, यहां से यहां तक पूरा हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर निकल के आता है, और क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का कुल भूमि कितना है पूरे राज्य में, हम देश में करें छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मतलब देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, कितना है। अब इसको ऐसे समझिए आप, देश का मतलब छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यह पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, तो समझ लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये क्या है दोस्तों, भारत है। अब यहीं पर क्या है दोस्तों, यहीं पर क्या है आपका, ये छत्तीसगढ़ है। ये भारत है, ये छत्तीसगढ़ है। अब ये पूरा भारत का क्षेत्रफल यहां से यहां तक दोस्तों ऐसे भारत बना है। ये भारत का अपने आप में क्षेत्रफल कितना है, 100% है। ये भारत का अपने आप में भूमि कितना है, 100%। तो इस 100% में छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकाला जाता है दोस्तों, तो हमको ना भारत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का परसेंटेज निकालूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर को मैं 100 से कंपेयर करूंगा, 100 से, तो दोस्तों ये निकल कर आएगा 4.1%, 4.1% निकल कर आएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ का स्थान है मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 4.1% है, याद रखना है। 4.1% भूमि हमारे छत्तीसगढ़ में है जी। पूरे भारत की भूमि 100% है, तो 100% में से 4.1% भूमि तो हमारा छत्तीसगढ़ है, 4.1% भूमि हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है जी, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना दोस्तों, तो देश के 26वें क्रम का राज्य है जी, देश का 26वें
क्रम का राज्य है। देश के 26वें क्रम का क्या है दोस्तों, ये राज्य है, ठीक ना। इसका मात्र राज्य क्या है दोस्तों, किस राज्य से टूटकर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना है, इसका मात्र राज्य क्या है, मात्र राज्य क्या है, तो मात्र राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, यह मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है मध्य प्रदेश से टूटकर। मध्य प्रदेश से अलग होकर दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का क्या होता है जी, गठन होता है। ठीक, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीजों को समझने के लिए ये क्या है, आपका बेसिक परिचय है। अब इन चीजों को समझने के लिए दोस्तों घटनाओं से गुजरना पड़ेगा। कुछ घटना हुआ है हमारे भारत में और छत्तीसगढ़ में, उस घटनाओं को पढ़ते हुए दोस्तों हम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करेंगे। ये मोटे तौर पर बता दिया हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान में ऐसे दिखाई देता है। कितने राज्य स्पर्श करता है, ये सब चीजों को बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, भौगोलिक सीमा पढ़ेंगे उस टाइम। अभी वर्तमान में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा बनने के लिए क्या क्या घटनाक्रम से गुजरना पड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को, उन सभी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसी के तहत दोस्तों हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, राज्य निर्माण संबंधित घटनाक्रम। राज्य निर्माण संबंधित घटनाक्रम को हमको विस्तार से पढ़ना होगा। जब ये पढ़ लेंगे तब हमें दोस्तों हमारे राज्य संबंधी ज्ञान अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। हमें दोस्तों हमारा राज्य कैसे निर्माण हुआ है, इसके पीछे स्ट्रगल क्या रहा है, और इसके पीछे विभिन्न राजनेताओं का योगदान क्या रहा है, उनके बारे में भी हमको कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण संबंधित घटनाक्रम को हम समझते हैं, ठीक। तो बात होती दोस्तों 1861 की। 1861 में दोस्तों भारत आजाद तो नहीं हुआ था, आप सभी जानते हैं। 1861 में भारत आजाद तो नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, मतलब हम अंग्रेजों के अधीन थे 1861 में। तो बात करते हैं हम 1861 की। उस समय सोचिए, अब मैं उस दौर में ले जाना चाहता हूं आपको, 1861 के दौर में। तो 1861 में दोस्तों पहली बार मध्य प्रांत का गठन होता है जी। मध्य प्रांत का क्या होता है, गठन होता है। अभी मैप के माध्यम से हम समझेंगे। 1861 में, याद रखना 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है, मध्य प्रांत का गठन होता है। अभी छत्तीसगढ़ बना नहीं है, पहली बार 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि भाई मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2 नवंबर 1861 को। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था। अब मध्य प्रांत कैसे गठित किया गया था, किसको किसको मिलाकर, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये भारत का मैप है। ये भारत के मैप में दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर का, ये है मध्य प्रांत। इसको बड़ा रूप में देखिए, इस मध्य प्रांत देखो, ये छत्तीसगढ़ टाइप दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये छत्तीसगढ़ टाइप दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, ठीक है, छत्तीसगढ़ शामिल था, देखिए छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था। फिर दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश इसमें शामिल था, मध्य प्रदेश। इसमें दोस्तों महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। ये सब मिलाकर, मतलब कौन कौन से मिलाकर, तो मध्य पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, और पूरा कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। तो 2 नवंबर 1861 में पूरा का पूरा कंप्लीट मध्य प्रदेश, पूरा पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। कब, 2 नवंबर 1861 को। इस मध्य प्रांत को दोस्तों अन्य नाम क्या है, सीपी है जी, सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोविंस। सीपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोविंस, या केंद्रीय प्रांत भी कहा जा सकता है। सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत भी कहा जा सकता है, इसी को सीपी कहा गया है। सीपी, सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत, ठीक। दोस्तों जब मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी दोस्तों नागपुर हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो नागपुर हुआ करती थी जी, याद रखना है।
क्या हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों, तो नागपुर हुआ करती थी, इसको भी आपको नहीं भूलना है जी। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों इस समय ना जब 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ इस मध्य प्रांत का क्या था दोस्तों, हिस्सा था। तो इस छत्तीसगढ़ में ना 3 जिले का गठन हुआ था जी। मध्य प्रांत के साथ साथ लिखिए, मध्य प्रांत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन हुआ। यहां मैं स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है 1861 में सीपी, जिसको मध्य प्रांत बोलते हैं, सीपी मध्य प्रांत के गठन के साथ साथ गठन के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन हुआ है। 3 जिलों का गठन हुआ। ठीक, जैसे ही 1861 में 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग को मिलाकर, तो उसी समय ही दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया था। उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया था। अब ये 3 जिले क्या क्या थे, ये 3 जिले क्या क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब ये 3 जिले क्या क्या थे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ में 3 जिले, ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों मध्य प्रांत के गठन के साथ साथ 3 जिलों का गठन होता है। कितने जिलों का जी, तो 3 जिलों का गठन होगा। क्या, एक गठन होता है दोस्तों, पहला जिला कौन सा, तो रायपुर का। तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन जिला आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जिला क्या है दोस्तों, तो रायपुर है जी। रायपुर का गठन होगा। रायपुर का गठन कब हुआ था पूछेगा तो 2 नवंबर, आंसर लेना है, 2 नवंबर 1861 को हुआ था। जिस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ उसी समय छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले का गठन हुआ, और इसी समय दोस्तों छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का गठन हुआ। बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ, तो 2 नवंबर, याद रखना है 2 नवंबर 1861 को ही रायपुर जिले का गठन हुआ था दूसरा। ठीक, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं संबलपुर जिला का। तीसरे नंबर पर क्या, संबलपुर, इधर लिख देता हूं, संबलपुर जिले का गठन हुआ। इसका भी गठन कब होता है, तो 2 नवंबर 1861 को संबलपुर का भी क्या होता है, गठन होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर का भी गठन हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी वर्तमान में संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है। यह संबलपुर दोस्तों अभी उड़ीसा का हिस्सा है। उड़ीसा का एक जिला है संबलपुर। पहले दोस्तों वो उड़ीसा का जो संबलपुर था यह छत्तीसगढ़ का जिला हुआ करता था। अभी वर्तमान में दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ के जिला नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के जिला नहीं है। तो घटनाक्रम में दोस्तों राज्य निर्माण के इस घटनाक्रम में पहली बार 1861 में पूरे भारत में दोस्तों मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। उस सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था छत्तीसगढ़, और इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। कब, तो 2 नवंबर 1861 में। ठीक, 2 नवंबर 1861 में। और इस मध्य प्रांत का दोस्तों राजधानी नागपुर हुआ करता था जी, नागपुर। जब मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी तो स्वाभाविक सी बात हमारे छत्तीसगढ़ की भी राजधानी नागपुर रही होगी उस समय। तो छत्तीसगढ़ की भी राजधानी उस टाइम दोस्तों 1861 में नागपुर थी। ठीक, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कुछ बातों पे हम चर्चा करते हैं। अब भाई कोई भी प्रांत मतलब क्या होता है, मध्य प्रांत का गठन मतलब प्रांत मतलब क्या होता है, एक राज्य होता है।
तो मध्य प्रांत एक क्या है, राज्य है, भारत का एक राज्य बना। किससे किससे मिलकर, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ भाग मिलकर एक राज्य बना जिसे मध्य प्रांत कहा गया। जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है, हमारे राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़। उस समय जो राज्य था 1861 में, उसका नाम था क्या, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। अब यह राज्य है, तो इस राज्य को दोस्तों संभाग में डिवाइड किया जाएगा। अभी हमारे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ को 5 संभाग में डिवाइड किया गया है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर 5 संभाग में डिवाइड है। उसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रांत का जब गठन हुआ 1861 में, तो इस प्रांत का नाम डिवाइड किया गया 1862 में। 1862 में इसको डिवाइड करके, विभाजित करके, मतलब राज्य का विकेंद्रीकरण करके इसमें संभाग बनाए गए। क्या बनाए गए, संभाग। 5 नए संभाग बनाए गए। क्या क्या संभाग, चलिए। तो 1862 में मध्य प्रांत में दोस्तों, मध्य प्रांत नामक राज्य में, सेंट्रल प्रोविंस में 5 संभाग का गठन किया गया। 5 संभाग बनाए गए थे। तो मध्य प्रांत 1861 में गठन होता है। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, तो 1861 में, 2 नवंबर 1861 में। मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग बनाए गए थे, डिवीजन बनाए गए थे, डिवीजन में बांटे गए थे। मतलब मध्य प्रांत कितने संभागों में विभाजित था, तो 5 संभागों में विभाजित था। मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित कब किया गया, तो 1862 में विभाजित किया गया। मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित कब किया गया था, तो 1862 में विभाजित किया गया था, याद रखना है। तो चलिए मध्य प्रांत को हम संभाग में विभाजित करते हैं। तो जो भी मध्य प्रांत था दोस्तों, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर था मध्य प्रांत का, इसको हम संभाग में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे 5 संभाग में। तो देखिए, जिस एक तरफ क्या है, संभाग के नाम है। अब एक तरफ दोस्तों, अब संभाग के अधीन जिला होते हैं। संभाग के अधीन जिला होते हैं, जैसे बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा भी आता है, मुंगेली भी आता है, कोरबा भी आता है, रायगढ़ भी आता है, शक्ति भी आता है। ये सब के सब बिलासपुर संभाग के अधीन जिला है ना। उसी प्रकार दोस्तों इन संभाग के अधीन जिला होंगे। तो 5 संभाग में क्या क्या संभाग में विभाजित किए गए थे, तो पहला है नागपुर संभाग। मध्य प्रांत में पहला संभाग क्या था, नागपुर संभाग। दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ संभाग। दोस्तों अभी वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ संभाग है, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में राज्य है। पहले दोस्तों 1862 के दौर में यही छत्तीसगढ़ संभाग हुआ करता था। यही छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों एक संभाग हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया, तो 1862 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया था, तो 1862 में संभाग बनाया गया था। ठीक है, तो पहला नागपुर संभाग, दूसरा छत्तीसगढ़ संभाग, तीसरा सागर संभाग हुआ करता था, सागर। चौथा गोदावरी तालुका संभाग, गोदावरी तालुका संभाग, गोदावरी तालुका संभाग। और पांचवा दोस्तों जबलपुर संभाग, पांचवा जबलपुर संभाग, पांचवा जबलपुर संभाग। तो 5 संभाग में विभाजित था। मध्य प्रांत 5 संभागों में विभाजित था। नागपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिला आता था, तो नागपुर संभाग के अधीन जिले कौन कौन से जिले आते थे, तो नागपुर स्वयं एक संभाग था और नागपुर एक जिला भी था। जैसे वर्तमान में बिलासपुर जिला भी है और बिलासपुर एक संभाग का नाम भी है। तो पहले दोस्तों, पहले भी नागपुर स्वयं एक संभाग था और नागपुर जिला भी था। तो नागपुर जिला था, इसके अंतर्गत वर्धा जिला था, वर्धा। तो नागपुर संभाग के अंतर्गत नागपुर, वर्धा, चांदा क्षेत्र, चांदा और भंडारा। तो चांदा, भंडारा, वर्धा ये सब दोस्तों नागपुर संभाग के अधीन जिले थे। छत्तीसगढ़ संभाग के अधीन कौन कौन से जिला आते थे, तो छत्तीसगढ़ संभाग के अधीन रायपुर जिला आते थे, बिलासपुर जिला आते थे, संबलपुर जिला आते थे। तो दोस्तों अभी संबलपुर उड़ीसा का भाग है। पहले यही संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ संभाग का हिस्सा हुआ करता था। पहले हमारे छत्तीसगढ़ संभाग का हिस्सा हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो छत्तीसगढ़ संभाग का गठन 1862। उसके बाद दोस्तों सागर संभाग, सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते थे, सागर स्वयं संभाग था, सागर एक जिला भी था दोस्तों। दमोह भी इसके अंतर्गत जिला था। होशंगाबाद सागर के अंतर्गत आता था। बैतूल भी दोस्तों सागर के अंतर्गत आता था। ये सब जिले हैं। ठीक,
उसके बाद दोस्तों गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका में कौन कौन से जिला आता था, तो गोदावरी तालुका स्वयं गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी भी, और बस्तर क्षेत्र भी दोस्तों, बस्तर क्षेत्र भी गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। ठीक है ना। जो बस्तर क्षेत्र है पहले दोस्तों ये गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था, याद रखना है। बस्तर क्षेत्र पहले गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। गोदावरी तालुका संभाग, वो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत नहीं आता था। जो बस्तर क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत नहीं आता था, यह गोदावरी तालुका के अंतर्गत शामिल था। गोदावरी तालुका के अंतर्गत एक जिला था। यद्यपि आगे चलकर दोस्तों बस्तर जिला बनता है 1948 में। ठीक। जबलपुर संभाग में दोस्तों स्वयं जबलपुर आता था, मंडला आता था, मंडला जिला और सिवनी जिला, मंडला जिला और सिवनी जिला ये जबलपुर के अंतर्गत आता था, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता था। तो पहले जबलपुर दोस्तों संभाग हुआ करता था, जबलपुर भी एक संभाग हुआ करता था। ठीक ना। ये रहा दोस्तों मध्य प्रांत का संभागों में विभाजन। कितने संभाग में विभाजित किए गए थे, तो 5 संभाग में। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1862 में मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, वर्तमान में छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में विभाजित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई। जिस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ था उस समय भी मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित किया गया था। छत्तीसगढ़ भी संभाग हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो आज भी हमारा छत्तीसगढ़ 5 संभागों में विभाजित है। ठीक। बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट निकल के आया यहां से। ठीक है दोस्तों। ठीक। यह रहा संभाग। तो छत्तीसगढ़ के भी संभाग हुआ करता था 1862 के दौर में। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना और क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो दोस्तों कब पूछे तो आपको आंसर देना 1862 में बना। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, तो 1862 में बना है जी। 1862 में संभाग बना है छत्तीसगढ़। ठीक। तो छत्तीसगढ़ संभाग का अन्य नाम या उपनाम क्या हुआ करता था, छत्तीसगढ़ संभाग का उपनाम क्या हुआ करता था। तो इस छत्तीसगढ़ संभाग को कमिश्नरी क्षेत्र, क्योंकि दोस्तों संभाग में कमिश्नर बैठते हैं जी, आयुक्त, इसलिए संभाग को कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बस्तर संभाग में कमिश्नर हेड होते हैं, आयुक्त बैठते हैं, इसी प्रकार दोस्तों संभाग को कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है आज भी। तो दोस्तों उपनाम इससे क्या थे, रायपुर कमिश्नरी। उपनाम क्या थे, रायपुर कमिश्नरी। छत्तीसगढ़ संभाग था तो संभाग का नाम था रायपुर कमिश्नरी। अब इसका जो हेडक्वार्टर था, छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय कहाँ था, रायपुर। जैसे बिलासपुर संभाग में 8 जिला आते हैं, क्या क्या, तो बिलासपुर संभाग में कोरबा जिला भी आते हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला भी आते हैं, मुंगेली जिला भी आते हैं, आपका दोस्तों रायगढ़ जिला आते हैं, कोरबा जिला आते हैं, शक्ति आते हैं, और आपको दोस्तों ये जांजगीर चांपा आते हैं, बिलासपुर। तो इन सभी जिलों का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो ये सभी जिलों का दोस्तों संभाग का मुख्यालय बिलासपुर में है। उस टाइम दोस्तों जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो छत्तीसगढ़ में 3 जिला थे। जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो छत्तीसगढ़ में 3 जिला हुआ करता था, क्या, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो मुख्यालय किसको बनाया गया था छत्तीसगढ़ संभाग का, तो छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था, ना कि नया रायपुर को। रायपुर को बनाया गया था, याद रखना है, रायपुर को बनाया गया था छत्तीसगढ़ संभाग का क्या, हेड क्वार्टर। और हमारा छत्तीसगढ़ जब संभाग बना 1862 में तो उस छत्तीसगढ़ में 3 जिला थे, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो शामिल जिले कौन कौन थे जी, हमारे छत्तीसगढ़ संभाग में कौन कौन से जिला शामिल था, तो रायपुर जिला शामिल था और रायपुर में ही मुख्यालय था। रायपुर जिला का गठन कब, तो 2 नवंबर 1861 को, 2 नवंबर 1861 को, 1861 को। बिलासपुर का गठन कब, तो 2 नवंबर 1861 को। संबलपुर का गठन कब, तो 2 नवंबर 1861 को। ठीक। तो दोस्तों इस हमारे छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय रायपुर हुआ करता था और इस संभाग में 3 जिला हुआ करता था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक दोस्तों, अब ये संभाग है, क्योंकि यह संभाग है तो इसमें कोई डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था। तो इस दोस्तों इस संभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे।
चार्ल्स सी इलियट प्रथम डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। प्रथम डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम डिप्टी कमिश्नर हमारे जो चार्ल्स सी इलियट हैं, ये 1854 से 1862 तक डिप्टी कमिश्नर थे। 1854 से 1862 तक छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे, याद रखना है। 1854 से 1862 तक चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ के क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो 1861 के बाद 1862 तक की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। 1862 तक की कहानी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब हम बात करते हैं 1903 की। हम बात करते हैं दोस्तों 1903 की। 1903 में क्या घटना हुआ, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। आखिर 1903 में कौन सी घटना घटी कि छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा था, तो इसके इतिहास का एक नया आयाम निकल के आएंगे। तो चलिए समझते हैं क्या घटना हुआ। तो आपको पता है दोस्तों का 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। ये मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था, 2 नवंबर 1861 में। इस मध्य प्रांत में दोस्तों बरार का, मध्य प्रांत और बरार का गठन होता है। 1903 में दोस्तों इसके मध्य प्रांत के साथ एक नया शब्द जोड़ा गया। क्या? मध्य प्रांत और बरार, मध्य प्रांत और बरार, मध्य प्रांत और बरार, मध्य प्रांत और बरार। बरार मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? तो 1903 में। तो देखिए बरार का, इस बरार का ना दोस्तों 1903 में ना मध्य प्रांत में विलय हो जाता है। मध्य प्रांत में क्या हो जाता है जी? विलय, समाहित हो जाता है। बरार एक अलग सा हिस्सा हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था, जिसे दोस्तों मध्य प्रांत में समाहित कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। और इस मध्य प्रांत का नाम बदलकर अब क्या हो गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो गया। तो पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1903 के दौर में हमारा छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन, 1903 के दौर में छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए देगा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। बी देगा नागपुर देगा। सी देगा आपको ऑप्शन में मध्य प्रांत और बरार, ये जिसे सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बरार। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मान लो डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत लगा देंगे क्या? नहीं। 1903 के दौर में छत्तीसगढ़ दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। याद रखना है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा 1903 में बना। पहले छत्तीसगढ़ 1903 से पहले मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रांत के अंदर एक संभाग हुआ करता था। दोस्तों 1903 में छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का संभाग बन गया। 1903 के दौर में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्या बन गया जी? संभाग बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। कल दोस्तों हम 1905, इसके आगे का कहानी 1905 पे चर्चा करेंगे कि 1905 में क्या हुआ। 1905 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना घटा है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसे भौगोलिक पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों बारी बारी करके एक एक इतिहास को समझते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट होगा जैसे ही हमारा तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को पढ़ेंगे। छोटा सा है टॉपिक है, यही रेगुलेट करता है छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर। उसके बाद दोस्तों स्थिति में विस्तार करते करते पूरा भूगोल हम खत्म कर देंगे। दोस्तों मेरा अल्टीमेट लक्ष्य रहता है, कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो आपके सोच को डेवलप करना, आपके डिसीजन मेकिंग को विकसित करना,
जैसे मैं कोई भी चीज लिखवा दिया उसको रट लेना पढ़ लेना, ऐसा मेरा विचारधारा नहीं रहता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, इन सभी चीजों को दोस्तों मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। मतलब मेरा नजरिया यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि आपके मैं सोचने के तरीके को डेवलप कर दूं। ठीक है, आपको दोस्तों अपना विचार प्रकट करने का इतना सक्षम बना दूं कि राज्य पे डिबेट हो तो आप अच्छे से बहस कर पाए, अपना ओपिनियन रख पाए। ठीक ना, तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।